हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रभुदास नायर और मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बायो माइंड्स में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कैटेगरीज ऑफ सेल। सो यूजुअली सेल के दो कैटेगरीज होते हैं। पहले कैटेगरी का नाम है प्रोकैरियोटिक और दूसरे कैटेगरी का नाम है यूकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक इट इज अ ग्रीक वर्ड एंड हैज मीनिंग इन टू पार्ट्स। प्रोकैरियोटिक ये जो वर्ड है ये एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है और इसका जो मतलब है ये दो पार्ट्स में है, प्रो और कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशिएंट या ओल्ड, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो इस सेल के अंदर एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, एक एंशिएंट टाइप का न्यूक्लियस होता है या फिर एक ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस होता है। दिस सेल कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। ये जो सेल है इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है। दिस सेल लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी न्यूक्लियस को एक कवरिंग के टाइप में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, पर इस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। देयरफॉर जो न्यूक्लियर रीजन जो होता है न्यूक्लियस का, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसलिए अब उसको न्यूक्लियस ना कहकर न्यूक्लियोइड कहा जाता है। द न्यूक्लियर रीजन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियोइड। दिस सेल ऑल्सो लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स। मतलब सेल के जो ऑर्गेनिल्स होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी बॉडी एक्सेट्रा, ये सभी के सभी सेल ऑर्गेनिल्स प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलते। अब सेल की जो साइज है, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसकी जो साइज होती है 0.1 to 5.0 माइक्रोमीटर। ये जो सिंबल है, ये साइन है, इसे कहा जाता है माइक्रोमीटर। सो अलग अलग बुक में अलग अलग साइज लिखी गई है, तो आप दोनों में से कोई भी अगर साइज लिखते हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं। पर इसकी जो साइज होती है 0.1 to 5.0 माइक्रोमीटर या फिर 1.0 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। अभी प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर है, आप कहाँ देखने को आपको मिल सकता है? तो उसके एग्जांपल्स है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, या फिर साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन अलगी भी कहा जाता है, उसके अंदर आपको प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा की पूरा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लेंगे अभी। जैसे कि मैंने पीछे कहा कि इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। मतलब ये जो सेल है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए जो होता है उसे जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, पर बैक्टीरिया में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जो क्रोमोसोम है ये इसके आजू बाजू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं है, देयरफॉर इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। और ये इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। इसका डायग्राम कैसा होता है, इसके पार्ट्स कैसे होते हैं, पार्ट्स का फंक्शंस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो इसका जो पहला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। ये जो फिम्ब्रिया जो होते हैं ये बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प्स बैक्टीरिया टू अटैच टू होस्ट सरफेस एंड ऑल्सो हेल्प्स बैक्टीरिया टू कॉज इन्फेक्शन। मतलब बैक्टीरिया को किसी होस्ट के सरफेस के ऊपर अटैचमेंट करने के लिए, अटैच होने के लिए फिम्ब्रिया की जरूरत गिरेगी। और जब बैक्टीरिया किसी होस्ट के सरफेस पे अटैच होता है, स्टिक होता है, उसके बाद ही वो इन्फेक्शन कर पाता है। सो फॉर अटैचमेंट पर्पजेस फिम्ब्रिया इज एसेंशियल फॉर बैक्टीरिया। उसके बाद जो फिम्ब्रिया जो होते हैं यूजुअली इनका जो लेंथ होता है ये लेंथ में शॉर्टर होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, और इनकी जो संख्या होती है, नंबर्स जो होता है
एज कंपेयर टू पीलस, कम होता है। सो दे आर शॉर्टर एंड मोर इन नंबर्स देन पीलस। पीलस के मुकाबले में, कंपैरिजन में, फिम्ब्रिया जो है लेंथ में शॉर्टर होते हैं और नंबर्स में ज्यादा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसका नाम है पीलस। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया के सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प बैक्टीरिया फॉर मोटिलिटी एंड अटैचमेंट टू होस्ट सरफेस, मतलब बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, बैक्टीरिया के हालचाल के लिए, मूवमेंट के लिए भी पीलस रिस्पॉन्सिबल है। और बैक्टीरिया के अटैचमेंट के भी लिए, मतलब बैक्टीरिया को किसी होस्ट से अटैच होना है, जैसे कि फिम्ब्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है अटैचमेंट के लिए, इन द सेम वे पीलस का भी काम वही है कि बैक्टीरिया को किसी होस्ट से अटैचमेंट किया जाए उसका, या फिर बैक्टीरिया को किसी होस्ट से अटैच किया जाए। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है उसका नाम है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल एक आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरिया होता है, मतलब जो भी बैक्टीरिया होता है उसकी आउटर लेयर होती है, पर कैप्सूल जो होता है सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ गिने चुने जो बैक्टीरिया है, जैसे कि बैसिलस एंथ्रेसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि निमोनिया डिसीज कॉज करता है, इन्हीं बैक्टीरिया के अंदर आपको कैप्सूल जो कि आउटर लेयर है वो देखने को मिलेंगी। बहुत कम बैक्टीरिया है गिने चुने जिनके अंदर आपको कैप्सूल देखने को मिल सकती है। अब इसका काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम टॉक्सिक कंपाउंड्स एंड डेसिकेशन, मतलब बैक्टीरिया का ये प्रोटेक्शन करता है किससे? टॉक्सिक कंपाउंड से। टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस कंपाउंड से, मतलब बैक्टीरिया जहां पर रहता है उसके आजू बाजू अगर कुछ नई चीजें आती है, मतलब कुछ पॉइजनस चीजें आती है जिससे उसकी डेथ हो सकती हो, तो उससे कैप्सूल बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन करता है, उसको बैक्टीरिया के शरीर के अंदर घुसने नहीं देता है। उसका प्रोटेक्शन के लिए कैप्सूल रिस्पॉन्सिबल रहता है। जो बैक्टीरिया जो होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कैप्सूल रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि उसका प्रोटेक्शन कर सके पॉइजनस कंपाउंड से जो कि उसके बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में प्रेजेंट हो सकते हो। उसके बाद डेसिकेशन, मतलब बैक्टीरिया को सूखने से भी बचाता है। बैक्टीरिया के अंदर का जो पानी है वो डिहाइड्रेट ना हो, बैक्टीरिया पानी पूरा पूरा बाहर ना जाए, उसी को, उस पानी को बैक्टीरिया के अंदर ही रोक कर रखता है, ताकि बैक्टीरिया डिहाइड्रेट ना हो, उसे डेसिकेशन का सामना ना करना पड़े। ऑल्सो अलाउ बैक्टीरिया टू स्टिक टू द सरफेस, ये तो सेम जैसे पीलस काम कर रहा है, फिम्ब्रिया काम कर रहा है, सेम प्रोसेस से ये भी जा रहा है। ये भी बैक्टीरिया को किसी होस्ट के सरफेस से अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर इसका जो मेन जो फंक्शन है बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है बैक्टीरिया की किसी टॉक्सिक कंपाउंड से और डेसिकेशन से, ड्राइंग से भी बचाता है कैप्सूल। अब उसके बाद आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल आपको हर एक बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगी। अब यूजुअली सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है मोस्ट केसेस में, जहां पर कैप्सूल नहीं रहेगा वहां पर सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर रहेंगी, पर अगर जहां पर कैप्सूल है तो सेल वॉल वहां पर आउटर मोस्ट लेयर नहीं रहेंगे। सेल वॉल जो है ये मिडल लेयर का काम करेगी। जहां पर कैप्सूल नहीं है वहां पर सेल वॉल को कंसिडर किया जाएगा आउटर मोस्ट लेयर। और इसका काम क्या रहता है? इट मेंटेन द सेल शेप, सेल का जो शेप है उसको मेंटेन रखती है, कहीं बैक्टीरिया का शेप चेंज ना हो जाए, गोल मोटो मोटू गोलू ना हो जाए बैक्टीरिया, इसलिए वो सेल का, बैक्टीरिया का जो शेप है सेल वॉल मेंटेन रखती है। सेल वॉल का और एक फंक्शन है, सेल वॉल इज एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल सेल ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। सो सेल वॉल जो होती है सेल के ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए भी एसेंशियल होती है, पर जो मेन इसका जो फंक्शन है वो है मेंटेन द सेल शेप, एक बैक्टीरियल सेल का शेप मेंटेन करने का काम ये करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो।
इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है किसी सेलेक्टेड चीजों को ही एंट्री देना। परमिएबल का मतलब होता है टू गिव एंट्री, और सेलेक्टिव का मतलब होता है गिने चुने लोगों को ही, सेलेक्टेड लोगों को ही। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, दैट इज अलाउ स्पेसिफिक थिंग्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब कुछ गिने चुने चीजों को ही सेल के अंदर आने देती है, और जो चीजें सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वेस्ट होती है, उनको सेल से बाहर जाने देने का भी ये काम करती है। दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमेएबल, बिकॉज इट अलाउज स्पेसिफिक थिंग्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। उसके बाद इसका फंक्शन जो है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर अ सेल। जो प्रोटेक्शन कैप्सूल देते हैं, सेल वॉल देते हैं, सेम प्रोटेक्शन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा दी जाती है सेल को। नेक्स्ट जो है मेसोसोम्स, ये होते हैं मेसोसोम्स। मेसोसोम्स क्या है, इट इज ए फोल्डेड एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, फोल्डेड एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो ग्रीन कलर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका फोल्डेड एक्सटेंशन है वो। उसको फोल्ड, जब इनर साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फोल्ड हो गई थी, उसके द्वारा एक स्ट्रक्चर बना, उसका नाम था मेसोसोम्स। अभी मेसोसोम का क्या काम है, मेसोसोम का काम होता है इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम डीएनए भी कह सकते हैं, उसका रेप्लिकेशन के लिए मेसोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होती है। और सेल डिवीजन मतलब 1 से 2 सेल होना, फिर 2 से 4 होना, जिसे सेल डिवीजन कहा जाता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है मेसोसोम्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब प्रोटीन को बनाने का भी जो काम होता है वो इसके द्वारा होता है। मतलब ये मदद करती है प्रोटीन बनाने के लिए। यूजुअली प्रोटीन जो बनते हैं राइबोसोम के द्वारा बनते हैं, जो कि प्रोटीन फैक्ट्रीज है, वो हम आगे देखेंगे। पर कुछ प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कुछ रोल होता है, कुछ फंक्शंस होता है, जिसके द्वारा प्रोटीन बन पाते हैं। सो प्रोटीन बनाने में, डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में मेसोसोम का काम होता है। अब नेक्स्ट जो है राइबोसोम, ये जो डॉट है ये राइबोसोम्स के, पिंक कलर के। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। अब ये जो स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स का, जिसे प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है, ये बनते हैं प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए से। जब प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए आपस में आते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उनकी वजह से बनता है राइबोसोम। राइबोसोम दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है राइबोसोम, 30S एंड 50S। ये 2 सब यूनिट के नाम है। जो 30S सब यूनिट होता है ये छोटा होता है, और जो 50S सब यूनिट होता है ये बड़ा सब यूनिट होता है राइबोसोम का। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है उसका नाम है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक ऐसा पार्ट होता है सेल का जिसके आजू बाजू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसके ये जो न्यूक्लियोइड होता है, इसमें डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि हर एक इंडिविजुअल की एक आइडेंटिटी होती है, डीएनए। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेल के ग्रोथ के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियोइड रेस्पॉन्सिबल होता है। सो न्यूक्लियोइड क्या है, पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दैट कंटेन डीएनए एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है साइटोप्लाज्म। यूजुअली साइटो का मतलब होता है सेल, और प्लाज्म का जो मतलब होता है स्पेस। मतलब सेल का जो स्पेस है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब ये पूरा की पूरा साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद का और न्यूक्लियोइड के पहले का। ये मतलब ये जो एरिया है ये पूरा, ये साइटोप्लाज्म होता है, जहां पर आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियोइड देखने को मिलेगा। उस स्पेस में आपको
ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो वो जो स्पेस होता है सेल का, उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में होता क्या क्या है? यूजुअली इसके अंदर वाटर एंड सॉल्ट होता है, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिल्स नहीं है, सेल ऑर्गेनिल्स नहीं है, तो इसमें वाटर और सॉल्ट रहता है। उसके बाद इस साइटोप्लाज्म को आउटसाइड से एक कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद का जो एरिया आता है, वहां से साइटोप्लाज्म की शुरुआत हो जाती है। इट कम्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अब यहाँ पे तो न्यूक्लियस तो नहीं है, ये जो न्यूक्लियाइड है, न्यूक्लियाइड के पहले का जो एरिया है, ये जो एरिया ये, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद का जो एरिया शुरू हुआ है, ये साइटोप्लाज्म होता है। सो साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट अ स्पेस ऑफ अ सेल विच कंटेन वाटर एंड सॉल्ट। इट हैज कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब उसको आजू बाजू से कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। एंड इट कम्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। मतलब ये जो अभी न्यूक्लियस तो नहीं है, न्यूक्लियाइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, वो साइटोप्लाज्म होता है। सो प्लाज्मिड क्या है? इट इज स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये, और ये सर्कुलर रहता है, गोल रहता है, छोटा रहता है, और इसके फंक्शन भी अलग होते हैं एज कंपेयर टू मेन क्रोमोसोमल डीएनए। मेन क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है, जो कि न्यूक्लियोइड में होता है, उसका काम होता है सेल की ग्रोथ कराना, सेल का रिप्रोडक्शन कराना, और आगे भी उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पर इसका ऐसा कोई भी फंक्शंस नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा डीएनए रहता है बैक्टीरिया के अंदर। अब ये क्या करता है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनसे बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन करता है। मतलब अगर कोई बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक रहती है, आ जाती है, सो उस एंटीबायोटिक से ये जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन कराता है। क्योंकि इस प्लाज्मिड के अंदर, इसके डीएनए के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से होने वाले नुकसानों से बचाते हैं, इसलिए वो बैक्टीरिया सरवाइव कर जाता है। और इसका जो फंक्शन है टोटली डिफरेंट होता है क्रोमोसोमल डीएनए से। सो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, छोटा होता है, और ये सर्कुलर होता है, गोल होता है, गोल। और इसका जो फंक्शन है बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस दे सके, ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है बैक्टीरिया का, लास्ट पार्ट है ये, फ्लैजेलम नाम है इसका। यूजुअली ये टेल होता है बैक्टीरिया का। सो फ्लैजेलम एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में, और इसका काम होता है बैक्टीरिया का लोकोमोशन करना, मतलब एक फास्ट मूवमेंट कराना बैक्टीरिया की। उसके लिए फ्लैजेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये है फ्लैजेलम। अ विप लाइक अपीयरेंस दैट हेल्प्स बैक्टीरिया टू मूव इजीली थ्रू लिक्विड। एक विप का मतलब होता है कोल्डा होता है, मतलब एक खेतों में वगैरह कहीं पर कुछ फार्म एनिमल्स जो होते हैं, उनको आगे मूवमेंट कराने के लिए फार्मर्स का हाथ में कोल्डा रखते थे। एक लकड़ी आती थी और एक उसके टॉप पॉइंट पर एक रस्सी बांधी जाती थी, और वो जब किसी फार्म एनिमल्स पर मारा जाता था तो वो आगे मूवमेंट करते थे। एक उसे यूजुअली लोकल लैंग्वेज में कोल्डा वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं। सो फ्लैजेलम क्या है? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया के लोकोमोशन के लिए, मतलब बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और बैक्टीरिया को किसी लिक्विड मीडियम से इजीली मूव कराने का काम भी फ्लैजेलम कराता है। मतलब बैक्टीरिया अगर किसी लिक्विड मीडियम में है, जहाँ पर आजू बाजू पूरा की पूरा पानी हो, उसमें से इजीली वो बैक्टीरिया जाए, आराम से आगे मूवमेंट कर पाए, उसके लिए भी फ्लैजेलम जो है, ये फ्लैजेलम रिस्पॉन्सिबल होता है।